and dual nature of radiation and dual nature का मतलब क्या है? Light possesses both waves and particle nature. ठीक है? Dual nature का मतलब हो गया जो light possesses both wave and particle nature. इस पार्टिकल को ही आइंस्टाइन ने कहा एनर्जी पैकेट्स. पार्टिकल नेचर. ठीक है. हाँ, आइंस्टाइन या प्लैंक्स का जो क्वांटम थ्योरी है, अकॉर्डिंग टू देखो अकॉर्डिंग टू क्वांटम थ्योरी कौन दिया बेटा? अल्बर्ट आइंस्टीन. मैक्स प्लैंक्स. ठीक है. अकॉर्डिंग टू क्वांटम थ्योरी ऑफ मैक्स प्लैंक्स, इसी क्वांटम थ्योरी को आइंस्टाइन ने एक्सेप्ट किया. हाँ हाँ, जो क्वांटम थ्योरी कहता है रेडिएशन जो है वो एनर्जी पैकेट्स के फॉर्म में मूव करता है. अकॉर्डिंग टू क्वांटम थ्योरी ऑफ मैक्स प्लैंक, एनर्जी रेडिएटेड from the source, from the, हम लोग हीट में पढ़े हैं, जो कोई भी बॉडी किसी भी टेम्परेचर पे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन इमिट करता है या एनर्जी रेडिएट करता है या इमिट करता है. तो एनर्जी रेडिएटेड फ्रॉम ए सोर्स in the form of energy packets, a small energy packets. और इसी पैकेट एनर्जी पैकेट्स को आइंस्टाइन ने क्या कहा? पार्टिकल कहा या फोटॉन्स कहा. एंड दीज पार्टिकल्स are known as the photons or particle of light. समझ में आई? जी सर. हाँ. यस सर. ये प्लैंक्स जो है कहा, जो एनर्जी जो होता है फोटॉन्स का, वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू होता है फ्रीक्वेंसी ऑफ रेडिएशन. According to Planck's,
the energy of a photon is directly proportional to the frequency of radiation, directly proportional to the frequency of the radiation. That is E directly proportional to mu. और यहीं से कांस्टेंट आता है जिसको हम लोग प्लैंक्स कांस्टेंट कहते हैं, where H को क्या कहते हैं? प्लैंक्स कांस्टेंट. प्लैंक्स कांस्टेंट, और इसका जो वैल्यू होता है SI यूनिट में 6.62 इंटू 10⁻⁻34, हाँ, जूल सेकेंड हो जाएगा. जूल सेकेंड, समझ गए? हेलो. जी सर. और हाँ, सर. फ्रीक्वेंसी, हाँ, फ्रीक्वेंसी इक्वल टू क्या होता है? फ्रीक्वेंसी इक्वल टू होता है C/λ. तो एनर्जी हो गया ये जो SC/λ. और ये जो है एनर्जी ऑफ ए सिंगल फोटोन. ये क्या है? एनर्जी ऑफ ए, ये है एनर्जी ऑफ ए सिंगल फोटो. हाँ, ये फ्रीक्वेंसी पे डिपेंड करता है, ना कि इंटेंसिटी पे डिपेंड करता है. ठीक है. अब देखिए, अगर हमको E को इलेक्ट्रॉन वोल्ट में, अगर हमको Hc का जो वैल्यू होता है, H भी कांस्टेंट है, C भी कांस्टेंट, तो H इंटू C भी एक कांस्टेंट होगा, और इसका वैल्यू हो जाता है, वैसे तो 1200 होता है एग्जैक्ट वैल्यू. हाँ, ये होता है इलेक्ट्रॉन वोल्ट और एंगस्ट्रॉम में. लेकिन हम लोग जो जनरली यूज करते हैं न्यूमेरिकल्स के लिए, वो ले लेते हैं लगभग 12,400, अप्रोक्सीमेटली लेते हैं 12,400 इलेक्ट्रॉन वोल्ट एंगस्ट्रॉम. ये अप्रोक्स वैल्यू है, और उसका Hc का एग्जैक्ट वैल्यू लगभग ये है. हाँ, तो अगर हम वेवलेंथ को एंगस्ट्रॉम में रखेंगे तो एनर्जी किस में आएगा? इलेक्ट्रॉन वोल्ट में. और ये आएगा 12,000 4,005. वेवलेंथ को हम रखेंगे एंगस्ट्रॉम में. तो वेवलेंथ को अगर एंगस्ट्रॉम में रखेंगे तो एनर्जी आएगा किसमें? इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन वोल्ट. वोल्ट. हाँ, लेकिन एक्चुअल वैल्यू क्या होता है, ये हम लोग न्यूमेरिकल्स में प्राय यही रखते हैं. हाँ, लेकिन इसका अगर एक्यूरेट वैल्यू की बात करें तो 12375 इलेक्ट्रॉन वोल्ट एंगस्ट्रॉम. ठीक है. हेलो. जी सर. अब है मतलब आइंस्टाइन भी यही माना, जो लाइट जो है वो एनर्जी पैकेट्स है, और उसको उन्होंने शुरू में तो क्वांटा का, बाद में उन्होंने भी क्वांटा को फोटॉन्स के नाम से जाना गया. तो कह सकते हैं हम लोग, अकॉर्डिंग टू, मतलब क्वांटम थ्योरी जो प्लैंक्स का है ना, उसी को 100% ओबे किया आइंस्टाइन. समझ में आई?
हेलो। जी सर। हाँ, प्लैंक्स उससे बहुत पहले दिया था ये थ्योरी। हाँ, उसी को एक्सेप्ट थोड़ा सा मॉडिफिकेशन के साथ आइंस्टाइन ने उसको 1905 में बोला। तो ये है अकॉर्डिंग टू आइंस्टाइन, according to Einstein's light energy propagates in the form of packets या in the form of quanta of energy। क्वांटा मतलब पैकेट्स कह सकते हो इसको या बंडल्स कह सकते हैं, पैकेट्स या क्वांटा ऑफ एनर्जी, लेटर नोन एज फोटोन। propagates in the form of quanta of energy having energy है। अब यहाँ पे अगर हम ये तो एक तो आ गया आपको प्लैंक्स, तो एक तो प्लैंक्स का ये था स्टेटमेंट। दोनों इंश्योरेंस अकॉर्डिंग टू, ये आइंस्टाइन का था। अब आ जाओ पॉइंट में हम लोग लिखते हैं, मतलब यहाँ लिख देते हैं पार्टिकल नेचर ऑफ लाइट, पार्टिकल नेचर ऑफ लाइट। पार्टिकल नेचर ऑफ लाइट का मतलब हुआ द फोटोन या फोटोन। आइंस्टाइन जो अपना दिया था ये 1905 में फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट का एक्सपेरिमेंट हुआ था, और फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट जो है वो प्रूफ किया जो लाइट जो है क्या है, पार्टिकल, समझ गए, या एनर्जी पार्टिकल्स। हाँ, फर्स्ट पॉइंट में आ रहे हैं हम लोग। फोटोन इज ए एनर्जी पैकेट्स, एनर्जी पार्टिकल्स भी कर सकते हैं, एनर्जी पार्टिकल्स, इसी को फोटोन कहा गया। समझ में आई? हेलो। जी सर। हाँ, एनर्जी पैकेट्स जो होता है ना, एनर्जी पार्टिकल, ये जो फोटोन जो होता है ना, देखिएगा बुक्स में इस तरह से दिखाया गया है, मतलब एक पैकेट्स के फॉर्म में होता है। समझ में आई? Yes, sir. जी हाँ, सर। इस तरह से रिप्रेजेंट किया जाता है फोटोन को। हाँ, मैंने इसको हम लोग पैकेट्स कर सकते हैं, एनर्जी पार्टिकल कर सकते हैं, एंड और फोटोन जो होता है कभी रेस्ट में नहीं रह सकता, इसलिए ना फोटोन रेस्ट में एग्जिस्ट ही नहीं करता है, इसीलिए फोटोन का रेस्ट जीरो होता है। समझ में आई? जी सर। सर हेलो। थोड़ा फिर से बोलेंगे, आवाज नहीं आ रहा है।
हेलो, हाँ सर। हेलो, हाँ, हेलो, जी सर। आवाज आ रही है अब? जी सर। Okay. Photon is a energy particle and does not exist at rest. रेस्ट में एग्जिस्ट ही नहीं करता है, इसीलिए रेस्ट मास इसका क्या होता है? Therefore, the rest mass of photon, the rest mass of photon क्या होगा? Is 0. समझ में आई? जी सर। अब देखिए, नेक्स्ट पॉइंट आते हैं, लीनियर मोमेंटम ऑफ ए फोटोन। तो रेस्ट मास तो नहीं होता है, तो इसका जो मास होगा उसको डायनामिक मास कहते हैं। मतलब जब मोशन में होगा तभी मास होगा, रेस्ट में तो मास एग्जिस्ट ही नहीं करेगा। समझ में आई? जी सर। तो लीनियर मोमेंटम को हम पी से डिनोट कर रहे हैं। और आप जानते हो, एक मिनट, एनर्जी जो होगा ना, एनर्जी ऑफ फोटोन को हम लोग mc² कहते हैं और m इंटू सी को मोमेंटम कहते हैं। तो ये हो गया ईसी। तो एनर्जी मोमेंटम को क्या लिखेंगे? E/c। और एनर्जी को क्या लिखेंगे? h/c। और ये हो जाएगा आपका फ्रीक्वेंसी c/λ। तो cc कैंसिल हो जाएगा, तो ये क्या हो जाएगा? h/λ। अब जरा सा ये देखिए, ये जो इक्वेशन है, p क्या है? पार्टिकल का मोमेंटम है। हेलो, जी सर। ये पार्टिकल का मोमेंटम है। और लेमडा जो होता है वो पार्टिकल मतलब वेवलेंथ होता है। समझ रहे हैं? जी तो मतलब सर। फोटोन का वेवलेंथ, तो फोटोन तो पार्टिकल है ना, तो ये हुआ पार्टिकल का वेवलेंथ। इसी कॉन्सेप्ट को यूज किया डी ब्रोगली ने। हाँ, ये देखो, अच्छा है जो है। हाँ, देखो यहाँ पे ये लोग इसी, देखो ये पार्टिकल है और वेवलेंथ जो होता है इसका नाम ही है वेवलेंथ। मतलब जब वेव होगा तभी वेवलेंथ होगा। समझ में आई? जी सर। हाँ, तो इसी चीज को थोड़ा सा आगे जाकर के डी ब्रोगली साहब ने कहा, जो पार्टिकल को वेवलेंथ क्यों नहीं हो सकता है? जब फोटोन को आइंस्टाइन ने पार्टिकल बना दिया, हाँ, तो फोटोन जब पार्टिकल है और उसका वेवलेंथ होगा, हाँ, तो इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन जो पार्टिकल है उसका भी वेवलेंथ होगा। तो उसको कह दिया उसने मैटर वेव। हम्म तो ये है
इसी यही क्वेश्चन दिया है, मतलब वेवलेंथ ऑफ पार्टिकल जो दिया है डी ब्रोगली ने, वेवलेंथ ऑफ पार्टिकल ये दिया है h/p, और मोमेंटम हो गया उसका मास। मान लो अगर इलेक्ट्रॉन के लिए लिखेंगे तो मास ऑफ द इलेक्ट्रॉन और वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन। बात समझ में आई? यस सर। तो यही हो गया मैटर वेव। कोई भी जो मैटर है उसका भी वेवलेंथ होगा, प्रोवाइडेड उसका मास जो होना चाहिए वो बहुत ही स्मॉल होना चाहिए। समझ में आई? तभी जो है वेवलेंथ को आप डिटेक्ट कर पाओगे। अदरवाइज अगर 10⁻⁻30 -40 के अबाउट होगा तो वेवलेंथ तो लगभग नेग्लिजिबल हो जाएगा ना। जी सर। हेलो, हाँ। अब आइए थर्ड में, इफेक्टिव मास ऑफ ए फोटोन। इफेक्टिव मास का मतलब क्या हुआ? इफेक्टिव मास को ही हम डायनामिक मास कहते हैं। डायनामिक मींस मोशन में। फोटोन रेस्ट में एग्जिस्ट ही नहीं करता है। इफेक्टिव मास ऑफ ए फोटोन तो E इक्वल टू mc²। तो m इक्वल टू क्या हो जाएगा? E/c²। इस मास को हम लोग क्या कहेंगे? एक तो इफेक्टिव मास कहेंगे या डायनामिक मास कहेंगे। बात समझ में आई? जी सर। हाँ। यस यहाँ सर। पे जो, हाँ, हम लोग जो यहाँ पे जो मास लिखा है रेस्ट मास ऑफ फोटोन इज 0, उसको आप m0 से डिनोट कर सकते हो। रेस्ट में जो है मास, रेस्ट में अगर पार्टिकल होता है तो उसके मास को m0 से डिनोट करते हैं। लेकिन चूंकि फोटोन एग्जिस्ट ही नहीं करता है रेस्ट में, इसीलिए उसका मास को, रेस्ट मास क्या होता है उसका 0 होता है। यह है डायनामिक मास यानी मूविंग मास। जब मोशन में होगा तभी मास होगा। अब देखिए E को हम लोग क्या लिख सकते हैं? hc/λ, और ये हो गया 1/c²। cc कैंसिल हो गया, तो मूविंग मास हो गया h/c⁻। h कांस्टेंट है, c कांस्टेंट है, और ये हो गया इसका वेवलेंथ। तो यहां से आपको पता चल रहा है जो इफेक्टिव मास जो है hc तो कांस्टेंट है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू वेवलेंथ। इंपॉर्टेंट वन। कहने का मतलब है अगर वायलेट कलर का फोटोन्स है, देखो विब्जियो, इस डायरेक्शन में वेवलेंथ आपका इंक्रीज करता है, तो वायलेट कलर का जो फोटोन्स होगा उसका मास क्या होगा रेड के कंपैरिजन में? देखिए रेड का वेवलेंथ अधिक होता है वायलेट से। जी सर। हेलो, हाँ। तो अगर वेवलेंथ रेड का अधिक होगा तो मास क्या होगा? रेड कम होगा। फोटोन का मास जो होगा कम होगा। जी सर। तो हम लोग लिख सकते हैं देयरफॉर द इफेक्टिव मास। आप लोगों ने फोटोन्स में सुना है रेड फोटोन्स और वायलेट फोटोन्स? नहीं सर। किसी ने सुना है नाम? हमको तो नो नहीं। सर। हाँ, इस तरह से जैसे हम नहीं सुने हैं रेड इलेक्ट्रॉन या ऑरेंज इलेक्ट्रॉन, हाँ उसी तरह से आप लोगों ने भी, हम समझते हैं जो फोटोन्स जो है वायलेट फोटोन्स और रेड फोटोन्स का नाम आपने नहीं सुना। द इफेक्टिव मास ऑफ वायलेट फोटोन्स is greater than the mass of red photons। ठीक है? जी सर। हाँ, तो ये मोमेंटम हो गया,
ये डायनामिक मास हो गया। एनर्जी तो हम लोग जानते ही हैं, एच न्यू। वो तो पहले ही हमने लिखा है एनर्जी के बारे में। ये एच न्यू जो है, इसको येलो से मैं ये कर रहा हूं। एनर्जी ऑफ फोटोन क्या होता है? एच न्यू, और न्यू को कहते हैं सी बाय लैम्डा। हाँ, अब आइए फोर्थ में। हाँ, इंटेंसिटी ऑफ लाइट। इंटेंसिटी ऑफ लाइट का मतलब हुआ इंटेंसिटी ऑफ फोटोन। हेलो। जी सर। अरे बाप रे, पैर में जो चोट लग गया है ना, तो बैठने पे प्रॉब्लम कर रहा है। इंटेंसिटी ऑफ लाइट, आप लोग अभी साउंड वेव में इंटेंसिटी पढ़ रहे थे 1 ईयर के बच्चे। ये होता है एनर्जी पर यूनिट एरिया पर यूनिट टाइम। ठीक है। जी सर। हाँ, तो इसको हम ये लिख रहे हैं आई इक्वल टू डेल्टा ई बाय ए इंटू टी। हाँ, तो टी टाइम में जितना एनर्जी इंसिडेंट हो रहा है उसको हम डेल्टा ई कह रहे हैं। डेल्टा ई क्या है? एनर्जी इंसिडेंट ऑन द सरफेस या ऑन द ब्लॉक। सिंपली लिख रहे हैं एनर्जी इंसिडेंट इन टाइम टी, इन टाइम टी। तो ये कितना होगा? मान लेते हैं टी टाइम में n नंबर ऑफ फोटॉन्स इंसिडेंट हो रहा है। एक मिनट, कैपिटल एन भी लिख रहे हैं। यह है नंबर ऑफ फोटॉन्स इंसिडेंट इन टाइम टी। टी टाइम में कितना फोटोन इंसिडेंट हो रहा है? n। तो n फोटॉन्स की एनर्जी ही है डेल्टा ई। तो डेल्टा ई इक्वल टू क्या हो जाएगा? n। और एक फोटोन की एनर्जी कितनी होती है? h न्यू। हेलो। जी सर। Yes, sir. तो टी टाइम में इतना एनर्जी फॉल हुआ। हाँ, ये जो है आप देखेंगे n जो है यहाँ पे, ये इंटीजर होगा। n क्या है यहाँ? हाँ, इंटीजर इंटीजर। मतलब फोटॉन्स 1 2 3, मतलब ये होगा। ऐसा नहीं होगा हाफ फोटोन हम कह सकते हैं, जैसे हाफ इलेक्ट्रॉन नहीं कह सकते हैं। तो ये क्वांटाइजेशन ऑफ एनर्जी इसको कहते हैं। ये हो गया एक्चुअली क्वांटाइजेशन ऑफ एनर्जी ऑफ फोटोन। तो इंटेंसिटी को हम लिख सकते हैं आपको डेल्टा डेल्टा ई हो गया एन एच न्यू, एन एच न्यू बाय ए इंटू टी। ठीक है। जी सर। अब देखिए आई इक्वल टू क्या होता है? पी बाय ए होता है ना। जी सर। हाँ, तो पी इक्वल टू क्या हो जाएगा? आई ए। तो यहां से ए को अगर आई ए कर देंगे तो ये क्या होगा? पावर ना। जी सर। या एन बाई टी को अगर हम स्मॉल एन कह दें तो ये आप ऐसा पहले तो आई ही लिख दे रहे हैं, एन बाई टी को हम स्मॉल एन कह रहे हैं। तो ये हो गया स्मॉल एन एच न्यू बाय ए। यहाँ पे स्मॉल एन किसको कहे हैं? नंबर ऑफ फोटॉन्स पर सेकेंड को, राइट। जी सर। ये इसको लैंग्वेज में अगर कहेंगे तो ये हो जाएगा नंबर ऑफ फोटॉन्स पर सेकेंड। अब आई इंटू ए, एक इक्वेशन तो ये हो गया। हाँ, ये इसको आप यहां से
एनर्जी पर यूनिट टाइम पावर हो गया, तो यहाँ से भी आप P/A लिख सकते हो। इसको हम इक्वेशन अगर ए कहें तो इसको इक्वेशन हम बी कह सकते हैं। ओके, जी सर। अब है P/I की जगह पे P/A लिख सकते हैं, हाँ, या यहीं से I/A को P लिख सकते हैं। ये हो गया IA इक्वल टू स्मॉल n h न्यू, और IA क्या हो गया, P n h न्यू, ये स्मॉल n। तो यहां से स्मॉल n का मतलब है नंबर ऑफ फोटॉन्स पर सेकेंड, ध्यान दीजिएगा, और ये हो गया P/h न्यू। लो ना वो कम लो, ठीक है, जी सर। ये हो गया P/h न्यू। और न्यू को हम लिख सकते हैं C/λ, तो लेमडा ऊपर चला जाएगा, बाय HC, यही हुआ। ठीक है, जी सर। अब देखिए H और C तो कांस्टेंट है ना, इसको हम C इक्वेशन कह रहे हैं। HC कांस्टेंट है, तो अगर इसको आप डिवीजन कर दें, HC का वैल्यू, हाँ, SI यूनिट में अगर वैल्यू पुट करेंगे तो ये आ जाता है 5 × 10⁻24, हाँ, पर जूल पर मीटर, ये आएगा पर जूल पर मीटर, और ये हो जाएगा मोमेंटम इनटू वेवलेंथ। इसको मैं इक्वेशन डी कर रहा हूं। मतलब अगर मोमेंटम आपको पता है, हाँ, और वेवलेंथ पता है, तो नंबर ऑफ फोटॉन्स पर सेकंड आप इजीली निकाल सकते हैं। ओके, जी सर। हम्म अब आइए, पावर, यहीं से, यहां से आओ, अगर ये, इसको मैं ग्रीन से कर देता हूं, ये इस इक्वेशन से देखिए, इस इक्वेशन से P, ये है स्मॉल n, और h न्यू क्या है, h न्यू को E कह रहे हैं। E का मतलब है एनर्जी ऑफ सिंगल फोटोन, ठीक है। जी सर। एक मिनट बेटा रुको, मेरा पैड, हाँ हाँ, फोल्ड हो गया ना। एक मिनट,
एक्चुअली जो जिस पैर में चोट लगा है ना उसको होल्ड करने से ना वो दर्द होगी। तो यहां से हो गया नंबर ऑफ फोटॉन्स पर सेकेंड, स्मॉल एन है, कैपिटल एन बाई टी। हाँ ये है नंबर ऑफ फोटॉन्स पर सेकेंड, इसलिए इस पे एम्फेसिस कर रहे हैं। जो ये डायरेक्ट क्वेश्चन पूछता है नंबर ऑफ फोटॉन पर सेकेंड निकालिए, तो ये हो गया n इक्वल टू p बाई ई यहां से, और इक्वेशन डी से आप लिख चुके हो 5 इंटू 10⁻24 पर जूल पर मीटर इंटू मोमेंटम इंटू वेवलेंथ। ठीक है। जी सर। अब आइए फोटोन फ्लक्स किसको कहते हैं, वो देख लीजिए। फोटोन फ्लक्स इसको हम कैपिटल एन भी यूज कर चुके हैं, स्मॉल एन भी यूज कर चुके हैं, तो इसको एन डैश से हम डिनोट कर रहे हैं। ठीक है। जी सर। फोटोन फ्लक्स होता है, जो देखिएगा यहाँ पे ये जो क्वांटिटी है ना, ये ब्लू करें ग्रीन करें, नंबर ऑफ फोटॉन्स पर यूनिट एरिया पर यूनिट टाइम। समझ में आई? जी सर। नंबर ऑफ फोटॉन्स पर यूनिट एरिया पर यूनिट टाइम को हम फोटोन फ्लक्स कहते हैं। मतलब एन डैश हो गया नंबर ऑफ फोटॉन्स पर यूनिट एरिया पर यूनिट टाइम। इसको लिख दे रहे हैं नंबर ऑफ फोटॉन्स पर यूनिट एरिया पर यूनिट टाइम। अब देखिए मैं इसी इक्वेशन को फिर से इस इक्वेशन को लिख रहा हूं। आई इक्वल टू होता है एनर्जी पर यूनिट एरिया पर यूनिट टाइम, और ये हो गया एन ई, कैपिटल ई जो है एनर्जी ऑफ सिंगल फोटोन है। अब देखिए इसी को कहते हैं ना फोटोन फ्लक्स, नंबर ऑफ फोटॉन्स पर यूनिट एरिया पर सेकेंड, यानी ये हो गया एन डैश ई। तो एन डैश इक्वल टू क्या हो गया आई बाय ई। समझ में आई? जी सर। हाँ, और एन क्या है, यहाँ इसी के नीचे में लिख दे रहा हूं, एन है पी बाई ई। मतलब ये हो गया पावर बाय एनर्जी, मतलब पावर बाय एनर्जी ऑफ ए सिंगल फोटोन, और एन डैश हो गया इंटेंसिटी बाय एनर्जी ऑफ ए सिंगल फोटोन। ठीक है। जी यस सर। सर। अब एक मैं इसका रेडिएशन प्रेशर का मैं डायरेक्ट अभी फॉर्मूला लिखता हूं, और आप लोगों का तो उस फॉर्मूला को मैं ड्राइव करके बाद में बताऊंगा, लेकिन ड्राइव करने की अभी आवश्यकता नहीं है। हाँ, एग्जाम दे दीजिए, उसके बाद मैं ड्राइव करके बता दूंगा। ये है रेडिएशन प्रेशर, रेडिएशन प्रेशर पी आर का है। पी आर नीचे में स्मॉल आर इसलिए लिखे हैं क्या कि पी से पावर भी होता है, पी आर कर दिए तो ये हो गया रेडिएशन, आर मीन्स रेडिएशन, तो रेडिएशन प्रेशर हो गया। रेडिएशन पावर नहीं होता है, रेडिएशन प्रेशर होता है। ओके, तो रेडिएशन प्रेशर जो होता है मैं डायरेक्ट लिखूंगा अभी,
रेडिएशन प्रेशर इक्वल टू होता है आपको I 1 प्लस R cos स्क्वायर थीटा बाय C। ये क्या सब है सो बता रहा हूं। आई तो आप समझ रहे हैं इंटेंसिटी ऑफ लाइट है या इंटेंसिटी ऑफ फोटोन। देखिए ये है एक रिफ्लेक्टिंग सरफेस, ये है नॉर्मल। ये नॉर्मल इंसिडेंस नहीं है, ये ऑब्लिक इंसिडेंस थीटा एंगल से इंसिडेंट हो रहा है और थीटा इसको हम लोग कहेंगे ऑब्लिक इंसिडेंस। अच्छा आर क्या है? आर है रिफ्लेक्टिंग कोफिशिएंट, रिफ्लेक्टिंग कोफिशिएंट मतलब रिफ्लेक्टिंग कोफिशिएंट का मतलब ये हो गया, बता रहा हूँ। थीटा तो आप समझ गए। हेलो, जी सर। हाँ मान लीजिए अगर रिफ्लेक्टिंग कोफिशिएंट 10% दिया हुआ है, इसका मतलब क्या हुआ? टोटल 100 जूल में हाँ सिर्फ 10 जूल एनर्जी जो है ये रिफ्लेक्ट हुआ और 90% क्या हो गया? एब्जॉर्ब हो गया। हेलो, जी सर। रिफ्लेक्टिंग कोफिशिएंट 10% का मतलब हुआ जितना एनर्जी इंसिडेंट कर रहा है उसका 10% रिफ्लेक्ट हुआ और रेस्ट क्या हो गया? अब्सॉर्ब। एब्सॉर्ब हो गया। आपको एग्जैक्टली याद है या वो नहीं? ये एब्सॉर्बिव होता है कोफिशिएंट या रिफ्लेक्टिंग? और रिफ्लेक्टिंग कोफिशिएंट या कोफिशिएंट ऑफ रिफ्लेक्शन भी कह सकते हो। ये और लिख रहा हूँ, कोफिशिएंट ऑफ रिफ्लेक्शन। और यहाँ लिख देता हूँ बीच में, ये आर है, ठीक है। हेलो, जी सर। हाँ तो अब देखिए रेडिएशन प्रेशर इक्वल टू क्या होगा? फोर्स पर यूनिट एरिया। तो मान लो ये है एरिया, ये एरिया है और इस पे जो है एनर्जी इंसिडेंट हो रहा है, तो फोटोन इंसिडेंट होगा और मतलब चेंज इन मोमेंटम होगा ना। पार्टिकल है और उसका फोटोन क्या है? पार्टिकल है, तो पार्टिकल का चेंज इन मोमेंटम होगा तो सरफेस पे प्रेशर भी एक्सर्ट करेगा, फोर्स भी एक्सर्ट करेगा। हेलो, जी सर। हाँ तो अगर हमको फोर्स निकालना होगा तो रेडिएशन प्रेशर फोर्स पर यूनिट एरिया हो गया, ये हो गया 1 प्लस आर कॉस स्क्वायर थीटा बाय सी इंटू ए। और आई इंटू ए क्या होता है? पावर। आई इंटू ए हो गया पावर। ये पी जो है ये प्रेशर नहीं है, ये पी क्या है? पावर। ध्यान दीजिए पी, हाँ एक मिनट, ये तो फोर्स है, ये है फोर्स। और आई इंटू ए क्या होता है? पी है, ये है पावर। कंफ्यूज मत कीजिएगा। और ये हो गया 1 प्लस आर कॉस स्क्वायर थीटा। अब देखिए यहाँ पे स्पेशल केस,
फर्स्ट में देखिए, फर्स्ट में ए में हम लिख रहे हैं फॉर नॉर्मल इंसिडेंस, फॉर नॉर्मल इंसिडेंस। नॉर्मल इंसिडेंस का मतलब थीटा कितना हुआ? हेलो 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 Yes, sir. नॉर्मल इंसिडेंस का मतलब थीटा कितना हुआ? अरे 0 0 0 जीरो। मैंने थीटा, नॉर्मल इंसिडेंस का मतलब है ये इंसिडेंट रे जो है नॉर्मल के पैरेलल होगा तो थीटा 0 होता है। लोगों को लगता है नॉर्मल इंसिडेंस है तो थीटा 90 डिग्री होगा, तो फॉर नॉर्मल इंसिडेंस थीटा इक्वल टू 0। उसके बाद अगर ए में हम इसका फर्स्ट में लिखते हैं फॉर परफेक्टली रिफ्लेक्टिंग सरफेस, रिफ्लेक्टिंग सरफेस, तो cos थीटा इक्वल टू क्या हो जाएगा? 1। थीटा अगर 0 होगा तो फॉर परफेक्टली रिफ्लेक्टिंग सरफेस का मतलब क्या हुआ? आर का वैल्यू कितना होगा? हेलो जी सर, हेलो, जी सर, जी सर, आवाज जा रही है या नहीं? आवाज आ रही है। हाँ, तो फॉर परफेक्टली रिफ्लेक्टिंग सरफेस के लिए आर क्या होगा? आर का वैल्यू कितना होगा? सर 100%। हाँ, परफेक्टली है, 100% एनर्जी को रिफ्लेक्ट कर रहा है, मतलब आर का वैल्यू 1 हो जाएगा ना। जी सर। परसेंटेज में होगा तो 100% हुआ, तो आर का वैल्यू 1 देंगे आप तो रेडिएशन प्रेशर कितना हो जाएगा? हाँ, ये हो जाएगा P, ये हो जाएगा 2, मतलब प्रेशर जो है यहाँ 2 हो जाएगा ना, तो ये हो जाएगा 2I/c, और cos थीटा तो आपको कितना है? 1 है, ये ना हो जाएगा। जी सर। हेलो, सेकेंड में आइए, फॉर perfectly absorbing surface, perfectly absorbing surface, तो परफेक्टली एब्जॉर्बिंग होगा तो आर का वैल्यू क्या होगा? 0 होगा। हाँ, मतलब रिफ्लेक्ट कर ही नहीं रहा, सब एब्जॉर्ब हो जा रहा है, तो उस केस में रेडिएशन प्रेशर क्या हो जाएगा? I/c नहीं हो जाएगा? जी सर। ताकि यहाँ पे देखिए, ये जो फॉर्मूला है इसमें तो थीटा 0 है, तो ये तो 1 हो गया, आर का वैल्यू 1 होगा, तो 2I/c, आर का वैल्यू 0 होगा तो I/c। जी सर। फॉर, हाँ, फॉर ऑब्लिक इंसिडेंस, मतलब थीटा जो है 90 से कम है और 0 से अधिक है। तो उसके लिए रेडिएशन प्रेशर हम लोग ऑलरेडी निकाल ही चुके हैं, ये हो गया आपका I1 + R cos स्क्वायर थीटा बाय c। R क्या है? कोफिशिएंट ऑफ रिफ्लेक्शन या रिफ्लेक्टिंग कोफिशिएंट, समझ में आई? जी सर। हाँ, क्लासरूम में ही हम लोग, हाँ, 1 ईयर को तो हम पहले ही बता देंगे, और ये 12th का एग्जामिनेशन जो होगा 12th का स्टूडेंट का, उसको ये एग्जाम के बाद बताऊंगा। ओके, अब आते हैं, हम समझते हैं अब कुछ क्वेश्चंस पे आए, तो बेटर होगा। उसके बाद जो है नेक्स्ट क्लास में फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट और मैटर वेव, जब तक आप लोग एनसीईआरटी से पढ़ के रखेगा तो कुछ नहीं, उसमें 3-4 ठो ग्राफ है बस,
फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट जो है, हाँ सबसे पहले, हाँ कौन ऑब्जर्व किया सो बताइए। हेलो, कोई बता सकते हो अभी जी सर। क्या, कौन बताइए। हेलो, एलिस बताइए। सर याद नहीं है। अब कैसे होगा, और कोई। हेलो, ये हर्ट्स जो है ना, हर्ट्स साहब 1867 में इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव का प्रोडक्शन कर रहे थे। हाँ, उसी समय उनको पता चला, जो जी सर। उन्हीं, हाँ उनके सेटअप में दो स्फेयर था और उसमें अल्ट्रावायलेट रे का रे डाला गया, तो वहां पे दोनों इलेक्ट्रोड के बीच में जो है ना, वो आपको स्पार्क हुआ। तो वहीं से पता चला, हाँ, जो ये क्या है, ये स्पार्किंग क्यों हुआ। हम लोग जो अल्ट्रावायलेट रे दिए, उससे इलेक्ट्रॉन का इजेक्शन हुआ, हाँ, और उसी के चलते स्पार्क हुआ। समझे कि नहीं। जी सर। तो मतलब ये कहिए, जो एक्सपेरिमेंटली डिस्कवर्ड जो हुआ, हर्ट्ज के ही द्वारा हुआ। हाँ, और इसको एक्सप्लेन किया किसने, आइंस्टाइन ने। समझे। जी सर। हाँ, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट वाज एक्सप्लेन्ड बाय आइंस्टाइन with the help of quantum theory of light given by Planck। समझे। जी सर। फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट जो एक्सप्लेन किए हैं, किसके थ्योरी के बेसिस पे, प्लैंक्स क्वांटम थ्योरी के बेसिस पे। समझ में आई। जी सर। काहे कि फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट में लाइट को आइंस्टाइन साहब ने क्या माना है, पार्टिकल माना है। और जी सर। ये किसकी देन थी, लाइट इज ए एनर्जी पार्टिकल, ये किसकी देन है, ये मैक्सवेल, ये मैक्स प्लांक का है। समझ में आई। जी सर। मतलब फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट को एक्सप्लेन किया आइंस्टाइन साहब ने विद द हेल्प ऑफ कौन, क्वांटम थ्योरी ऑफ लाइट गिवन बाय मैक्स प्लैंक। समझ में आई। जी सर। तो माइंड में इस चीज को रखिएगा, तीनों क्वेश्चन पूछता है ऑब्जेक्टिव में, इसीलिए मैं बोल रहा हूं, प्रवचन दे रहा हूं। लिख दूं क्या, रुको एक मिनट, थोड़ा सा लिख ही देता हूं एक लाइन। फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट जो है, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, हाँ, was discovered by photoelectric effect was discovered by Hertz। हमको लगता है 1867 में, during the uh, propagation of during the propagation of electromagnetic wave। ठीक है। जी सर। हाँ, और उसके बाद देखिए, it was explained by Einstein 905 में with the help of
quantum theory of quantum theory of light quantum theory of light in which he assumed that light is a energy particle or packets of इसको क्या कर सकते हैं आप, पैकेट्स ऑफ एनर्जी को ही क्वांटा कहा गया, in which he assumed that light is a energy particle. समझ में आई? जी सर। इसीलिए आइंस्टाइन साहब ने लाइट को क्या ये किया, देखिए बहुत विडंबना है लाइट के साथ, क्या विडंबना है, तो लगभग 18 ये इसमें आपको देखिए ये जो है मैक्सवेल भी 19th सेंचुरी के लास्ट में ही वो मैक्सवेल जो है लाइट को कहा इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव, और उसके लिए उसने प्रूफ किया दिस वन, इसने कहा वेव है, ठीक है? जी सर। हाँ, और वेव थ्योरी के सपोर्ट में और कौन था? हर्ट्ज साहब ने क्या किया था, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव प्रोडक्शन कर रहा था ना, तो ये दिया किसने, ये मैक्सवेल। मतलब मैक्सवेल क्या माना, लाइट इज ए वेव, हर्ट्ज क्या माना, वेव। समझ में आ रहा है? जी सर। ये 19th सेंचुरी के लास्ट की बात कर रहे हैं, पहले तो न्यूटन साहब ने कार्पस्कुलर थ्योरी दिया ही, कार्पस्कुलर थ्योरी में कहा गया जो लाइट जो है पार्टिकल है, स्ट्रीम ऑफ पार्टिकल्स, ठीक है? जी सर। उसके बाद जो है देखिए, उसके बाद हाइजेंस साहब ने सबसे पहला दिया हाइजेंस प्रिंसिपल, इसने भी कहा वेव। हाइजेंस के बाद, हाइजेंस साहब लगभग न्यूटन के कंटेम्पोररी थे 1867 के करीब। हाइजेंस के बाद आया 1801 में थॉमस यंग, YDSE, यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट 1801 में हुआ, जो कि एक्सपेरिमेंटली वेरीफाइड किया जो इंटरफेरेंस का फेनोमेना, मतलब लाइट इज ए वेव। समझ रहे हैं? जी सर। तो ये सब सभी जो है, जबकि एक्सपेरिमेंटली भी वेरीफाइड हो गया, यंग्स तो ज्योमेट्रिकल कंस्ट्रक्शन से बताया, सिर्फ थ्योरेटिकली बताया, लेकिन YDSE में ये तो एक्सपेरिमेंटली इंटरफेरेंस का फेनोमेना बताया। मैक्सवेल जो है, हाँ, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव माना, और वहां से जो सी का वैल्यू कैलकुलेट किया वो एग्जैक्टली 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड आया। तो इससे भी प्रूफ हो गया जो लाइट जो है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है। हर्ट्ज जो है, हाँ, वेव ट्रांसवर्स वेव का प्रोपगेशन भी दिखाया, लेकिन फिर बहुत सारा इवेंट्स जो है फेलियर हो गया, वेव थ्योरी एक्सप्लेन नहीं कर पाया। समझ में आई? जी सर। तो वेव थ्योरी एक्सप्लेन में कौन सा, जैसे फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, इसमें वेव फेल्ड हो गया, तो फाइनली जो है फिर अगेन चक्र चला, और फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट जो है 1905 में आइंस्टाइन ने कहा जो पार्टिकल नेचर, लाइट इज क्या दिए, पार्टिकल नेचर। उसके बाद क्रॉम्पटन साहब इलेक्ट्रॉन का डिफ्रैक्शन दिखाया, डिफ्रैक्शन मत कहिए, मतलब क्रॉम्पटन पार्टिकल ही माना है। और फिर बाद में जाकर के और भी मैटर उलझा दिया,
मतलब उलझाया क्या, जो है मैटर भी कहा, जो दोनों जो है, जब इतना हाँ लाइट मतलब पार्टिकल और वेव का तमाशा चल रहा था, तो डिबोर्गली ने कहा मैटर पार्टिकल जो है पार्टिकल की तरह तो बिहेव कर ही रहा है, और ये वेव की तरह भी बिहेव करता है अगर पार्टिकल का मास बहुत ही स्मॉल होगा। समझ में आई? जी सर। तो ये हिस्ट्री हो गई वेव और इसका पार्टिकल नेचर का। आगे बढ़ते हैं, कुछ क्वेश्चंस पे आते हैं। हे प्रभु, फास्टली कैलकुलेशन कीजिएगा। कैलकुलेट फर्स्ट में लिखिए फ्रीक्वेंसी, मतलब न्यू इन हर्ट्ज। बी में लिखिएगा एनर्जी इन इलेक्ट्रॉन वोल्ट, इन इलेक्ट्रॉन वोल्ट। सी मोमेंटम। डी mass of a photon, mass of a photon of wavelength 4000 angstrom। चलिए, फ्रीक्वेंसी क्या होता है? सी बाय लैम्डा। सी बाय लैम्डा। तो अगर एसआई यूनिट में वैल्यू पुट करें, ये हो गया, और वेवलेंथ को मीटर में कर दीजिए, तो ये हो जाएगा 10 टू द पावर कितना, 7 ना। हेलो, जी सर। हाँ, तो ये 15 हो जाएगा, तो 30/4 कर देंगे, तो ये हो जाएगा 14, तो ये हो जाएगा 7 चौके 28, 2 20, 5 चौके 20, 7.5 इंटू 10 टू द पावर 14 हर्ट्ज। ठीक है। जी सर। ये बताइए, जो विजिबल लाइट की फ्रीक्वेंसी किस रेंज में होता है? ये जो वेवलेंथ है ना, वो विजिबल लाइट के ही रेंज का है, इसीलिए फ्रीक्वेंसी भी विजिबल लाइट की फ्रीक्वेंसी जो है 10 टू द पावर 14 ही ऑर्डर का होता है, याद रखिएगा। जी सर। विजिबल लाइट की फ्रीक्वेंसी का ऑर्डर पूछ सकता है, कितना होता है, 10 टू द पावर 14। बी में आइए, एनर्जी। एनर्जी का हमने ये आप लिख सकते हो, ये होता है एनर्जी जो होता है 12,400 बाय वेवलेंथ। अगर हम लोग एंगस्ट्रम में रखेंगे तो ये किस में आएगा, इलेक्ट्रॉन वोल्ट में आएगा, इलेक्ट्रॉन। याद है कि नहीं? जी सर। तो इसको अगर 4 से डिवाइड करोगे तो कितना हो जाएगा, 4 या 12, कितना ना हो जाएगा, डिवाइडेड बाय 10 कितना होगा? इसको डिवाइड कीजिए तो 124 को 4 से 31। एग्जैक्टली 31 आ रहा है। जी सर। अच्छा, तब तो 3.1 हो जाएगा। जी सर। ओके, ठीक है। सी में आइए, क्या है, मोमेंटम। मोमेंटम क्या होता है, एनर्जी बाय सी, ई इक्वल टू mc स्क्वायर, तो m इंटू सी मोमेंटम हो गया, तो ई बाय सी, ई निकल गया है, सी आपको पता है, लेकिन यहाँ पे एनर्जी को आपको मोमेंटम किस में निकालना है, ये नहीं दिया है ना।
तो अगर SI यूनिट में निकालना होगा तो इलेक्ट्रॉन वोल्ट को जूल में कन्वर्ट करना होगा, तो ये जी हो सर। जाता है 1.6 इंटू 10 टू द पावर माइनस 19 जूल, और C का हमको पता है 3 इंटू 10 टू द पावर 8। तो ये हो जाएगा कितना, मोमेंटम कितना हो जाएगा, न्यूटन सेकेंड। हाँ, F इक्वल टू dp/dt होता है ना, तो ये हो जाएगा न्यूटन सेकेंड। ठीक है, जी सर। तो लगभग ये 3 से थोड़ा सा अधिक होगा, तो 1.6 कुछ, और ये हो जाएगा कितना, ऊपर जाएगा तो माइनस ही होगा, तो 27 न्यूटन सेकेंड। थोड़ा सा हम एवरेज कर रहे हैं, क्या कि 3 को 3.1 से हम कैंसिल कर रहे हैं, तो ये एवरेज वैल्यू, मतलब ये अप्रोक्सीमेट वैल्यू आएगा। हाँ, ये भी जो है ना, यहाँ पर 12375 होता है, तो ये भी लगभग अप्रोक्सीमेट वैल्यू आ रहा है। हम्म, अब बी में क्या कह रहा है, मास ऑफ फोटोन। तो मास ऑफ फोटोन क्या हो जाएगा, E/c², E इक्वल टू mc²। तो एनर्जी है आपका कितना, 3.1। हाँ, और इलेक्ट्रॉन वोल्ट है, तो 1.6 इंटू 10 टू पावर माइनस 19/c², मतलब 9 और 10 टू द पावर 16 है ना, होगा। जी सर। तो इसको देखिए करके कितना आएगा, 19। इसको अगर ऊपर ले जाए तो 3.1 इंटू 1.6/9, और ये हो जाएगा 9 6 15 1 35। तो 3.1 और इंटू 1.6, तो 9 से तो कम, 9 से कम ही होगा। तो 10 से अगर ऊपर नीचे अगर मल्टीप्लाई कर दिया जाए तो ये हो जाएगा 3.1 16/9, और ये हो जाएगा तब 10 टू द पावर माइनस 36। ये हो जाएगा केजी में। अगर इसको हम 3 से कैंसिल कर दें तो ये हो जाएगा 5 या 15, 5 पॉइंट समथिंग आएगा। मैं अप्रॉक्स कर रहा हूँ, 5 या 15 10, लगभग 5.5 से तो अधिक हमको लगता होगा। अप्रॉक्स हमने लिखा है, समझ में आई बात। जी सर। लास्ट क्वेश्चन एक दे रहे हैं, क्वेश्चन नंबर 2। ए 100 watt point source emits monochromatic light of wavelength 6000 angstrom. Calculate. पहला देखिए, the total number of photons emitted ये एलिस, जी सर। केमिस्ट्री तो आप लोगों का फिनिश हो गया ना आज। जी सर। अच्छा, तो कल भी क्लास है? कल नहीं है। कल नहीं है ना, तो नहीं ऐसा करते हैं, कल ऑनलाइन जो है यहाँ का कर सकती हैं? जी सर, 9 बजे। हाँ, नहीं 9 बजे नहीं होता है ना आजकल। आजकल 8:30 बजे से जो है बायो होता है, तो मेरा क्लास 9:30 या 9:30 से 9:45 के बीच में शुरू होता है। जी सर, कर लेंगे ऑनलाइन। ठीक ठीक है, तो ऑनलाइन में जैसे कि आप लोगों को तो स्टेशनरी वेब नहीं बताए हैं। नहीं सर। अच्छा, लेकिन यहाँ पे तो स्टेशनरी वेब, तो हम ऐसा काम करेंगे, स्टेशनरी वेब से ही शुरू करेंगे ताकि आप लोग को हाँ, ये नहीं, ठीक है। जी सर। हमको 15 मिनट लगेगा स्टेशनरी वेब में, उसके बाद फिर दोनों बैच सेम हो जाएगा, ठीक है। जी सर। ओके, द टोटल नंबर ऑफ फोटोन्स इमिटेड। एक्चुअली मेरा पैर जो है ना, ये अभी मैं फोल्ड करके पैर बैठा हूँ। हाँ, तो एक तो स्वेलिंग हो गया है। हाँ, एक तो शूज भी पहन लिया ना, दवाई लगा करके, बैंडेज लगा करके शूज भी पहन लिया।
उस समय भी पहना और शाम का भी क्लास में पहना, तो देखते हैं स्वेलिंग जो है हो गया है, समझ रहे हैं? जी सर। तो थोड़ा सा मुझे पता नहीं क्या होने वाला है, देखते हैं क्या होता है। हाँ सर ठीक है, कल ऑनलाइन कर लेंगे। हाँ हाँ, मेरा कहे तो हम एक स्वेलिंग हो गया है और थोड़ा सा पेन भी, तो आइस से हम इसको किए हैं। हाँ, देखते हैं क्या होता है। द जी टोटल सर। नंबर ऑफ photons emitted by the source per second, by the source per second। अच्छा, ये लोग ज्वाइन किए है प्रिया लोग? नहीं सर। नहीं किए ना? अच्छा, तो मैं तो इसका रिकॉर्डिंग में दे दिया हूँ। द फोटोन, the photon flux at the distance, at a distance of 5 meter from the source। हाँ, h दिया हुआ है, प्लैंक्स कांस्टेंट का वैल्यू दिया हुआ है, ये जूल सेकेंड होता है, और स्पीड ऑफ लाइट आपको पता है 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। द टोटल नंबर ऑफ फोटोन्स इमिटेड पर सेकेंड, तो ये तो स्मॉल एन से इसको डिनोट करते हैं ना, और जी ये सर। क्या होता है? P/E, याद है ना? जी सर। तो इसको कैलकुलेट करना है। और दूसरा है फोटोन फ्लक्स, जिसको हमने n डैश से डिनोट किया है, और n डैश इक्वल टू कितना होता है? I/E, है ना? जी सर। तो पहला काम होगा, हमको वेवलेंथ दिया हुआ है तो एनर्जी निकाल लेना है 12,400, और ये हो गया 6,000, तो ये इलेक्ट्रॉन वोल्ट में आ जाएगा। 1 2, हाँ, इलेक्ट्रॉन वोल्ट में अगर आ जाएगा, हाँ, तो फिर हम इसको जूल में भी एक्सप्रेस कर सकते हैं। जी सर। ठीक है, चलिए। और पावर दिया ही हुआ है 100 वाट, तो अगर एसआई यूनिट में हम लोग निकालेंगे तो ये हो गया 100 वाट, और एनर्जी को जूल सेकेंड जूल में निकाल लेंगे। यहाँ से इलेक्ट्रॉन वोल्ट को फिर हम लोग ई से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो निकल जाएगा ये जूल में। तो उसको डिवाइड करके बताइए फाइनली कितना आ रहा है। एन, स्मॉल एन होगा नंबर ऑफ फोटॉन्स इमिटेड पर सेकेंड, कितना आ रहा है जरा कैलकुलेट करके बताइए। थोड़ा सा अप्रॉक्स थोड़ा सा ले सकते हैं इस बार, थोड़ा सा अप्रॉक्सीमेशन लोग कर सकते हैं।
किसी का निकला? हेलो, सर 3.12 into 10 to the power 20. हाँ सही है। अप्रोक्सीमेटली 3 into 10 पावर 3 into 10 पावर 20 सही है आपका। जी सर। तो एनर्जी जो अगर निकालेंगे ना आप, तो इसको 124/60 और 1.6 into 10 पावर माइनस 90 कर देंगे, है ना? जी सर। हाँ, तो 124 into 1.6 ये आ रहा है 198.4 डिवाइडेड बाय 60, ये आ रहा है, ये आ जा रहा है 3.3 into 10 to the power minus 19, 3.3 into 10 to the power minus 90, तो 10/3.3 ले सकते हैं और ये हो जाएगा 20, तो अप्रोक्सीमेटली 3 हम कह सकते हैं इसको, है ना? जी सर। हाँ, ये इतना हो गया फोटॉन्स पर सेकेंड। अच्छा, एनर्जी तो हमारा निकला ही हुआ है जूल में, और इंटेंसिटी के लिए P into A पावर दिया ही हुआ है। हाँ, और कहाँ पे एरिया, मतलब देखिए सोर्स से कितने डिस्टेंस पे है, 5 मीटर 5 पे, मीटर। तो आपका इंटेंसिटी होता है P बाय, यहाँ पे स्फीयर का एरिया होगा ये 4πr², है ना? जी सर। तो यहाँ से इंटेंसिटी आप निकाल लोगे, P दिया हुआ है, P दिया हुआ है 100 वाट और 4 ये हो गया 3.14 और R² हो गया इतना, तो 25 चौके 100, मतलब I इक्वल टू 1/π हुआ, है ना? जी सर। तो I का वैल्यू अगर 1/π कर देते हैं, और E है आपका, E है 3 into 10 to the power 20, हाँ, तो 3 ये हो जाएगा आपका 3.14, तो 42/9, और ये हो जाएगा 10 to the power minus 20, तो ऊपर अगर 10 से हम अगर ये कर दे रहे हैं तो ये हो जाएगा इतना, और ये हो जाएगा 10 to the power इतना, तो ये लगभग 1 पॉइंट समथिंग होगा। और ये 1 मिनट, अरे ये तो निगेटिव है ना, मैं गलती लिख दिया, ई का वैल्यू 3. ये कौन सा वैल्यू लिख दिया मैं, स्मॉल n का वैल्यू यहाँ लिख दिया, जी सर। ये है 3.3 into 10 to the power minus 19, 1 मिनट रुको, गलती हो गया, मैं जल्दीबाजी में, तो 3.14 into 3.3 ये आ रहा है 10.36, तो ऊपर चला जाएगा तो ये हो गया 10 to the power 19, ये हो गया 1036, तो अप्रोक्सीमेटली ये 10 हो गया, इसको नीचे को अगर 10 ले लें तो ये हो जाएगा 10 to the power 18, अप्रोक्स हम ले रहे हैं, तो ये कैंसिल हो जाएगा, तो अप्रोक्सीमेटली कितना हो जाएगा 10 to the power 18, इतना फोटोन पर मीटर स्क्वायर पर सेकेंड ना, जी सर। यही हो जाएगा, ठीक है? जी सर। हाँ, तो कल 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 का मेरा इवनिंग का जो है, कल कौन सा डे हुआ, थर्सडे? जी सर। ओके, तो थर्सडे को मेरा क्लास है और मेरा ऑनलाइन, कल तो लगता नहीं है। हाँ, हम परसों जो है हम लोग फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट शुरू करेंगे, ठीक है? जी सर। फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट खत्म करने के बाद हम लोग, हाँ, मैटर वेव, डिवॉर्गली का जो है मैटर वेव, मैटर वेव में कुछ नहीं है, H/P, और P हो गया कोई पार्टिकल, न पार्टिकल भी वेव की तरह बिहेव करता है, तो उसका मास ऑफ द इलेक्ट्रॉन और वेलोसिटी, समझे कि नहीं? जी सर।
इसमें कोई बहुत ये नहीं है, 5 मिनट का है ये। फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट में एक्सपेरिमेंटल सेटअप है, ग्राफ है 4, हाँ उसमें है थोड़ा सा टाइम मतलब लगता है, मतलब आधा एक घंटा तो 1 घंटा तो फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट को अच्छे से समझने में लगेगा। मैटर वेव तो 10 मिनट का काम, ठीक है। जी सर। ओके जी ओके बेटा, गुड नाइट। थैंक यू सर। थैंक यू बेटा, गुड नाइट सर। गुड नाइट गुड नाइट। 12 के लिए मैं नोट्स भी भेज दूंगा, कोई घबराने की बात नहीं है।